उत्तर प्रदेश के संगठन का लगातार विस्तार हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग 7,000 वार्ड के प्रभारी हमारे बन चुके हैं। लगभग 3,000 हमारी वार्ड कमेटियां बन चुकी हैं और इसके साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी नगरीय क्षेत्रों में मोहल्ला प्रभारी बनाने का भी अभियान शुरू कर रही है। बहुत सारी जगहों पे बूथ और बूथ के नीचे मोहल्ला प्रभारी, और मोहल्ला प्रभारी का मतलब है 25 से 30 घर के ऊपर एक प्रभारी। तो इतने माइक्रो लेवल पर, इतने नीचे तक आम आदमी पार्टी का संगठन जाएगा कि जिससे एक एक व्यक्ति से हम लोग जुड़ सकें, अपनी बात पहुंचा सकें। इसी क्रम में, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, 403 सीटों का प्रदेश है, 80 लोकसभा का प्रदेश है, आबादी की दृष्टि से यूरोप के बराबर का प्रदेश है, और इसके कारण इसको 8 जोन में विभाजित किया जा रहा है। संगठन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को 8 जोन में संगठन बनाकर आम आदमी पार्टी अपना विस्तार करेगी, और मैं एक एक जोन का और उस जोन के अध्यक्ष का नाम आपके सामने घोषित करना चाहूंगा। पहला है पश्चिम प्रांत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, अलीगढ़, नोएडा। ये पश्चिम प्रांत है। यहां पर हमारे अध्यक्ष होंगे सोमेंद्र ढाका जी। उसके बाद ब्रज प्रांत, आगरा, मथुरा, कासगंज, हाथरस, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, एटा, औरैया, ये होगा ब्रज प्रांत। यहां की अध्यक्ष हमारी मथुरा की प्रभारी हृदय चौधरी जी होंगी। तीसरा है जिसमें भगवान गौतम बुद्ध ने जिस स्थली पर तपस्या की थी, उनकी तपोभूमि, तो उसको बौद्ध प्रांत के रूप में गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, बस्ती, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, यहां के अध्यक्ष इमरान लतीफ जी होंगे। उसके बाद बुंदेलखंड प्रांत है। बुंदेलखंड प्रांत में झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, जालौन, हमीरपुर, ये बुंदेलखंड प्रांत होगा, और बुंदेलखंड प्रांत के अध्यक्ष विवेक जैन जी होंगे। अब रुहेलखंड प्रांत, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, बिजनौर, यहां के हमारे अध्यक्ष हैदर भाई होंगे। इसके अलावा अवध प्रांत, अयोध्या प्रांत, अयोध्या प्रांत है। अयोध्या प्रांत में लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, फतेहपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, रायबरेली,
अमेठी, कन्नौज, हरदोई, कानपुर देहात और अयोध्या। ये अयोध्या प्रांत है। अयोध्या प्रांत के अध्यक्ष हमारे सूरज प्रधान जी होंगे, जो हमारे मोहनलालगंज से प्रत्याशी भी थे। इसके बाद है पूर्वांचल प्रांत। पूर्वांचल प्रांत में बलिया, गाजीपुर, मऊ, देवरिया, आजमगढ़, कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, संत कबीर नगर, चंदौली। इसमें हमारे अध्यक्ष होंगे राजेश यादव जी और पूर्वांचल के हमारे प्रभारी होंगे अभिनव राय जी। फिर काशी प्रांत, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, प्रयागराज, कौशांबी, वाराणसी, जौनपुर। यहां के हमारे अध्यक्ष होंगे पवन तिवारी जी और जो प्रभारी अब तक हम लोगों ने तय किया है, जैसे अयोध्या प्रांत है तो यहां के प्रभारी हैं विकास पटेल जी। पूर्वांचल प्रांत है तो यहां के प्रभारी हैं अभिनव राय जी और बौद्ध प्रांत है तो वहां के प्रभारी हैं डॉक्टर अनुराग मिश्रा जी। तो अभी प्रभारी के तौर पे रोहेलखंड के प्रभारी हैं नदीम अशरफ जायसी जी। तो प्रभारी के तौर पे अभी रोहेलखंड के, बौद्ध प्रांत के, पूर्वांचल के और अयोध्या के, इन प्रांतों में हमने प्रभारी का भी ऐलान कर दिया है। बाकी जो 3-4 प्रांत हमारे बचे हैं वहां पर प्रभारी की घोषणा हम करेंगे। तो कुल मिलाकर ये संगठन की दृष्टि से एक बड़ा फैसला था कि उत्तर प्रदेश में संगठन का काम कैसे इसको तेजी दी जाए। तो अब इस संगठन को गति देने में आसानी मिलेगी क्योंकि 8 प्रांतों में उत्तर प्रदेश को हम लोगों ने संगठन के काम के लिए बांट दिया है। अब ये 8 प्रांत में संगठन के जो हमारे प्रमुख हैं और जो प्रभारी हैं वो सब मिलके संगठन का निर्माण भी करेंगे, वार्डों की कमेटियां भी बनाएंगे। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि नगर निकाय के चुनाव में मजबूती से आम आदमी पार्टी उतरेगी। इसके लिए जगह जगह पे जाके तैयारी भी अपनी करेंगे। तो इसके अलावा 2 हमारे प्रकोष्ठों का ऐलान भी मैं करना चाहूंगा। एक शिक्षक प्रकोष्ठ है जिसके लिए प्रोफेसर DNS यादव जी को हम लोग अध्यक्ष घोषित कर रहे हैं और श्री अजय गुप्ता जी को महासचिव घोषित कर रहे हैं प्रदेश का। और दूसरा प्रकोष्ठ है पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ, जिसमें बहुत अच्छे ढंग से AP सिंह जी ने काम भी किया था और वो अभी भी आगे पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे काम करेंगे, संगठन का विस्तार करेंगे, संगठन के कामों को आगे बढ़ाएंगे, समाज के पिछड़े, शोषित, वंचित लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। तो ये मोटे मोटे तौर पे संगठन को लेके ऐलान था। और एक ऐलान अग्निपथ को लेके। अग्निपथ को लेके AYW यानी कि आम आदमी पार्टी की यूथ विंग युवा इकाई और CYSS छात्र संघर्ष समिति, ये दोनों इकाइयां 3 जुलाई को पूरे उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी की सरकार को उजागर करने का काम करेंगी। अग्निपथ योजना भारत माता की रक्षा के साथ गद्दारी है। अग्निपथ योजना भारत की सेना के साथ गद्दारी है। अग्निपथ योजना हिंदुस्तान के नौजवानों के साथ धोखा है। अग्निपथ योजना भारत की सरकार को, भारत की सेना को कमजोर करने की योजना है। और 10 से 15 साल के अंदर इस योजना के तहत
अगर 35 से 40 हजार जवान हर साल सेना में कम होंगे तो 10 से 15 साल के अंदर देश की सेना आधी हो जाएगी। ये हमारी सबसे बड़ी चिंता का विषय है। हम भारत की रक्षा के साथ, भारत माता के साथ, भारतीय सेना के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार को गद्दारी नहीं करने देंगे और इसके लिए 3 जुलाई को यूथ विंग और CYSS के तरफ से जो दलील मोदी सरकार दे रही है, जो दलील मोदी सरकार दे रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है भारत की सेना को तनख्वाह देने के लिए, क्या भारत की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए, भारतीय सेना के लिए आर्थिक संकट का हवाला देके आप बच सकते हैं? लाखों करोड़ रुपए आपके पूंजीपति मित्रों ने देश का लूट लिया, बैंकों का लाखों करोड़ रुपए आपके करीबी लोगों ने खाली कर दिया, और जब भारत की सेना के जवान को पैसा देने की बात आती है तो आप कहते हो आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है। आप कहते हो अग्निवीर गार्ड बनेगा, नाई बनेगा, धोबी बनेगा, अग्निवीर ड्राइवर बनेगा। तो अगर अग्निवीर योजना इतनी अच्छी योजना है तो 4 साल के लिए बीजेपी के नेता अपने बेटों को अग्निवीर बनाए और उसके बाद जब वो कटोरा लेके घूमेंगे तब एक नौजवान का दर्द उनको पता चलेगा। इसलिए इस योजना के खिलाफ 3 जुलाई को पूरे उत्तर प्रदेश में CYSS और यूथ विंग की तरफ से भिक्षा मांगकर नरेंद्र मोदी की सरकार को ड्राफ्ट और चेक से पैसा भेजकर अपना सांकेतिक विरोध इस योजना के खिलाफ हमारी पार्टी की इकाइयां दर्ज कराएंगी। ये 2 महत्वपूर्ण बातें आपके साथ करनी थी। और एक मामला कल से जो चल रहा है आप लोग जानते होंगे, सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, उदयपुर में एक ट्रेलर कन्हैया लाल की निर्मम हत्या कर दी गई कुछ दरिंदों के द्वारा, कुछ हैवानी लोगों के द्वारा। उनकी गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन ये कहना चाहता हूं कि ये मानवता, इंसानियत और सामाजिक भाईचारे की हत्या हुई है उदयपुर में। इसलिए उन दोनों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के जल्द से जल्द ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा होनी चाहिए। किसी भी सभ्य समाज में इंसानियत की जहां बात है, मानवता की जहां बात है, ऐसी घटनाओं की इजाजत नहीं दी जा सकती। और दूसरी बात, जिस तरह से जुबैर को पकड़ के 4 साल पुराने एक ट्वीट पे गिरफ्तार करके जेल में रखा गया है, वो भारत की पत्रकारिता पे हथौड़ा चलाने का काम मोदी सरकार कर रही है। अगर एक पत्रकार सच नहीं दिखा सकता तो क्या दिखाएगा? तो जुबैर को सच दिखाने की सजा मिली है, जुबैर को सच बोलने की सजा मिली है। आप बताइए, 4 साल पहले की एक वीडियो के आधार पर एक व्यक्ति जिसका 1 फॉलोअर है ट्विटर पे, उसकी शिकायत के आधार पर जुबैर के खिलाफ मुकदमा किया जाता है। आप मुझे जरा बताइए, जिस फिल्म का सीन दिखाया है अपने ट्विटर पे जुबैर ने, वो तो सेंसर बोर्ड के द्वारा स्वीकृत सीन है। तो वो सेंसर बोर्ड जिसने 83 में उस फिल्म को पास किया, उस सेंसर बोर्ड के लोगों को भी गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए कि कैसे उसको स्वीकृति मिल गई, कैसे उस फिल्म को स्वीकृति मिल गई। और दूसरी तरफ हमारे प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने क्या कहा था? सीता मैया को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा था। हमारे मुख्यमंत्री वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी ने भगवान बजरंगबली को क्या कहा था? दलित और आदिवासी कहा था। इनके खिलाफ तो मऊ की कोर्ट का नोटिस भी है, इन पे कार्रवाई कब होगी? तो इसलिए 2 तरह का कानून हिंदुस्तान में नहीं हो सकता है। धार्मिक भावनाएं भड़काने का, हमारे भगवान को अपमानित करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने भी और दिनेश शर्मा जी ने भी किया है, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए।
तो ये बातें मुझे पार्टी और संगठन के संबंध में करनी थी। अब कुछ ऐलान तिरंगा शाखा को लेकर है, तो वो मैं चाहूंगा हमारे जो तिरंगा शाखा के साथी हैं इसको सही टाइप करा दें। ब्रिजलाल जी को बुला लीजिए। ब्रिजलाल लोधी जी होंगे। साथियों और दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया था कि 1 जुलाई से उत्तर प्रदेश में तिरंगा शाखाओं का आयोजन किया जाएगा और उसकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है जिसको सीधे तौर पे तिरंगा शाखा के आयोजन के कार्य को वो कमेटी देखेगी। सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी का इससे कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं होगा। आम आदमी पार्टी के जो लोग होंगे वो इस शाखा में शामिल होंगे, इस शाखा को चलाने का भी काम करेंगे, लेकिन उसकी जो प्रमुख जिम्मेदारी है वो हमारे 6 साथियों के ऊपर है। आशुतोष सेंगर जी, अभिषेक सुधीर जी, ब्रिजलाल लोधी जी, कायनात सिद्दीकी जी, जनक प्रसाद जी और संदीप कुमार जी। ये 6 लोगों की जो राज्य स्तरीय कमेटी है ये पूरे शाखा के आयोजन को देखेगी। उससे संबंधित कुछ बातें इन्होंने तय की है, वो अभी आपके सामने एक एक करके हमारे साथी रखेंगे। लेकिन मैं सिर्फ आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि पहले दिन ही यानी कि 1 जुलाई को हमारा प्रयास है कि 500 स्थानों पर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में शाखाओं का आयोजन किया जाए। लगभग 1000 लोगों ने हमारी वेबसाइट पर जाकर तिरंगा शाखा से जुड़ने की इच्छा जताई है, शाखाओं का संचालन करने की इच्छा जताई है, शाखा प्रमुख बनने की इच्छा जताई है। उसके लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट हमने तय किया है, कुछ आचार संहिताएं तय की है, उसका पालन एक एक शाखा प्रमुख को करना होगा। वो बाकी बातें विस्तार से हमारे साथी आपके सामने रखेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये तिरंगा शाखाएं भारत के नौजवानों और भारत के लोगों के मन में राष्ट्रभक्ति का संचार करने का एक बड़ा माध्यम होगा। ये तिरंगा शाखाएं हमको वैचारिक खुराक, राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की वैचारिक खुराक देने का बड़ा माध्यम होगा। ये तिरंगा शाखाएं समाज के अंदर भाईचारे का वातावरण पैदा करने का माध्यम होगा और जाति और धर्म के नाम पर बढ़ाए जा रहे भेदभाव को मिटाने का एक मजबूत माध्यम होगा। इन तिरंगा शाखाओं के माध्यम से राष्ट्र और राज्य के जो तात्कालिक विषय हैं, जो चुनौतियां हैं हमारे सामने, उसके बारे में चर्चा और बातचीत का विस्तार देने का एक बड़ा माध्यम ये तिरंगा शाखाएं होंगी। तो इसलिए एक महत्वपूर्ण अभियान तिरंगा शाखा के माध्यम से 1 जुलाई से पूरे उत्तर प्रदेश में शुरू होगा। अब मैं विस्तार से चाहूंगा कि आशुतोष जी और हमारे बाकी साथी आपको तिरंगा शाखाओं के बारे में बताएं। धन्यवाद संजय भाई, सभी का स्वागत है, सभी पत्रकार बंधुओं का। जैसा कि पहले ही हम लोग घोषणा कर चुके हैं कि 1 जुलाई से तिरंगा शाखा का आयोजन होने जा रहा है, उसके कुछ कोड ऑफ कंडक्ट हम लोगों ने निर्धारित किए हैं। ये 1 घंटे का प्रोग्राम होगा। सबसे पहले तिरंगे को हम फहराएंगे,
फिर उसके बाद राष्ट्रगान होगा। राष्ट्रगान के बाद में हम एक शपथ लेंगे, संविधान की शपथ। मुझे लगता है कि देश के हर व्यक्ति को संविधान की शपथ लेनी चाहिए, क्योंकि सही मायने में लोकतंत्र को कैसे जिया जाए वो संविधान हमें सिखाता है। संविधान की शपथ लेंगे, उसकी प्रस्तावना का पाठ करेंगे और पहला हमारा जो चर्चा का विषय रहेगा वो हम संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लेकर के पहले सप्ताह हम चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी होंगे, जिनकी जीवनी के बारे में, उन्होंने कैसे संविधान को लिखा, किस रूप में वो उनकी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा हुई, उस पर चर्चा करेंगे। उसी बीच में एक 10 मिनट का माननीय सांसद संजय जी का एक संदेश होगा सभी तिरंगा सेवी और तिरंगा शाखा प्रमुखों के लिए। फिर हम लोकल मुद्दों पे चर्चा करेंगे। अंबेडकर जी की जीवनी और उनके जीवन पे चर्चा करने के बाद, संविधान पे चर्चा करने के बाद हम लोकल मुद्दों पे चर्चा करेंगे। लोकल मुद्दे सभी जगह के अलग अलग होंगे, वो हमने डाला है। बाकी जो पाठ्यक्रम होगा वो सभी जगह समान रूप से अप्लाई किया जाएगा, इसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकता है। तिरंगा शाखा में मुख्य रूप से 2 हमने चीज़ें रखी हैं। एक तो जो संचालन करेंगे, इसकी अध्यक्षता एक तरीके से तिरंगा करेगा और तिरंगा शाखा प्रमुख उस तिरंगे के प्रतिनिधि के तौर पे उस पूरे तिरंगा शाखा का संचालन करेगा और जो दूसरे लोग उसमें सहभागी होंगे उनको हम तिरंगा सेवक के तौर पे हम कहेंगे। तो तिरंगा शाखा प्रमुख और तिरंगा सेवक मिल करके पूरे तिरंगा शाखा का संचालन करेंगे और पहले सप्ताह लगभग 500 जगह ये हमारा लोगो है, ये बैच सभी लोगों को लगाना अनिवार्य होगा। तिरंगा शाखा में हम किसी भी प्रकार की राजनीति चर्चा नहीं करेंगे। हम संविधान पर चर्चा करेंगे, लोकल मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तिरंगा शाखा समय समय पर रक्तदान का आयोजन करेगी, साफ सफाई का आयोजन करेगी, क्षेत्रीय मुद्दों पे चर्चा करेगी। अगर कहीं कोई समस्या है तो मिल करके हम संबंधित अधिकारी के पास जाएंगे, वहां जाकर के हम उस विषय के संबंध में उस अधिकारी से चर्चा करेंगे और उसके निदान की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। हमारा मकसद है कि एक एक आदमी तक हम तिरंगे का संदेश पहुंचाएं। पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक व्यक्ति तक हम तिरंगे का संदेश पहुंचाएं। तिरंगे का संदेश आपसी भाईचारा, सौहार्द, इस नफरत की राजनीति से अलग हट करके मुद्दों की राजनीति हो और लोकतंत्र इस देश का मजबूत हो। ये एक संदेश हम घर घर तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। लोधी जी, ब्रिजलाल लोधी जी। सभी साथियों को नमस्कार। हम लोग तिरंगा शाखा कमेटी में 6 लोग संयोजक बनाए गए हैं और अलग अलग मंडलों पर हम लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। हमारे पास 5 मंडलों की जिम्मेदारी है, जिसमें हमने करीब 323 शाखा प्रमुख बनाए हैं। पहली बार इस देश में तिरंगे झंडे के महत्व को और भारतीय संविधान के महत्व को लोग जानेंगे। हमारा प्रयास है कि हमारा तिरंगा झंडा घर घर लोगों तक पहुंचे और जो संविधान की किताब है वह भी लोगों तक पहुंचे। अभी तक ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया कि हमारे लोग संविधान को पढ़ें, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया है कि अपने शाखा प्रमुख के माध्यम से संविधान की किताब को घर घर तक पहुंचाएंगे
और उसको लोग पढ़ करके जागरूक होंगे आखिर संविधान में क्या ऐसा है हमारे लिए उसमें ऐसी कौन सी व्यवस्था दी गई है जिससे हमारा जीवन यापन और जीने खाने की व्यवस्था हो रही है, देश संचालित हो रहा है, समाज संचालित हो रहा है, शासन व्यवस्था संचालित हो रही है। इस प्रकार की व्यवस्था पार्टी ने निर्धारित की है तिरंगा शाखा संगठन के माध्यम से। ये इतनी ही बात मुझे आपसे कहना था। धन्यवाद। आप इधर आइए। इसके बाद कायनात धन्यवाद संजय जी। आशु भाई सुधीर जी हैं, ये भी तिरंगा शाखा के कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथी हैं, संयोजक हैं जी। ज़्यादातर मैं पूर्वांचल को देख रहा हूँ। हम आपसे खुशी हो रही है कह के कि हमारी पहली शाखा बनारस की 80 घाट में लगेगी, अयोध्या में तुलसी पार्क में शाखा लगेगी, प्रयागराज में जॉर्ज टाउन थाने के बिल्कुल बगल में भी शाखा लगेगी। कोई भी आ सकता है इस शाखा में। इन शाखाओं में राजनीति नहीं होगी, सिर्फ लोगों की सोच में एक बदलाव लाना चाहते हैं हम। लगता है कि हमारी जो इतिहास है एक पार्टी के या आप कह सकते हैं एक सोच के लोगों ने उसको, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, उन्होंने कहा कि हमें उसमें मोनोपोली है, ठेका लेकर रखा है कि ये है राष्ट्रवाद, ये है अगर आप हिंदू है तो आपको ऐसे रहना है, ऐसे करना है। हिंदू सिख ईसाई मुस्लिम आप सब हिंदुस्तानी हैं। तो इस शाखा में हम हिंदुओं के बारे में बात नहीं करेंगे। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व इससे कुछ लेना देना नहीं है। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब तिरंगा को मानते हैं। बनारस से लेके प्रयागराज से लेके मुगल सराय में दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के सामने एक शाखा लगेगी। मुगल सराय में 7 शाखाएं लगेंगी। उस शाखा में मुझे गर्व से मैं कह सकता हूं मुगल सराय के 7 शाखाओं में 5 शाखा प्रमुख दलित, 5 शाखा के प्रमुख एससी समाज से है। हम जानना चाहते हैं कि आरएसएस के कितने शाखा प्रमुख एससी है, किससे दलित है, हमें पता नहीं है। सरसंघ चालक तो सर ने भी बताया, संजय भाई ने भी बताया कि कभी दलित सरसंघ चालक नहीं बने। हमने 4 दलित को सिर्फ मुगल सराय दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के सामने एक शाखा लगाएंगे, वहां के सुभाष पार्क में शाखा लगाएंगे। हमें किसी को टक्कर नहीं देना है, हमारी सोच और हमारी विचारधारा को लोगों के सामने रखना है, और लोगों की सोच में अगर कोई जो बदलाव आ सकती है तो ये देश की भला के लिए है, प्रदेश और देश की भला के लिए। तो हमारी शाखाओं में महिलाओं के लिए भी कोई प्रतिबंध नहीं है जी, और हिंदू मुस्लिम का कोई भेद नहीं है। तो ये भी बात है, जो बात इन्होंने कही कि संघ का प्रमुख आज तक 94 वर्षों में दलित समाज से नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ, ये भी एक प्रश्न है। गाजियाबाद में 2 महिला है, गाजियाबाद में 2 महिला शाखा प्रमुख। हाँ, तिरंगा शाखा आइए कायनात से दिखी। नमस्कार आप सभी को। जैसे कि मेरे को कम्युनिकेशन के लिए इसमें एक संचालन के लिए दिया गया है कि एक कम्युनिकेशन का भार मैं संभालूंगी पूरे प्रदेश का। तो मैं आप सबको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जितने भी लोगों को एक इच्छुकता है कि हमारे से जो हमारी पार्टी में या हमारे जो तिरंगा शाखा में जो भी चीज़ें हो रही हैं या जानने के लिए, वो बिल्कुल कोऑर्डिनेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जुड़ें। बाकी हमारे सारे साथी हैं, सब हम लोग आप तक पहुँचाते रहेंगे कि हम लोग इसमें क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन बस हमारा मेन मोटिव यही है कि हम लोग डायरेक्ट अपनी जनता से कैसे जुड़ेंगे और कैसे हम लोग एक नई राजनीति को, एक नया जो दिमाग में जो चल रहा है, लोग उसको गलत उसमें मोल्ड कर रहे हैं, उसको हम कैसे बदल पाएंगे। तो वो एक हमारा संविधान है जिसको हम जिंदा रख करके और अपने देश की आन बान शान को बना करके वही तभी हम उसको एक मेंटेन कर पाएंगे। अन्यथा हम लोग जो अपना देश जिस तरफ जा रहा है वो तो हम सभी देख रहे हैं। तो इसी की रक्षा करने के लिए हम लोगों ने एक नया कदम उठाया है और मैं चाहूँगी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसमें जुड़ें। जो पहला जो शाखा लगेगी वो 1 जुलाई को लगेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और एक नई प्रथा को शुरू करें। 8805 जुड़ने के लिए 8805 328805 ये कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो जय हिंद लिख के और फॉर्म जी जय हिंद लिख तो कर ये जो हेल्पलाइन नंबर है, जो व्हाट्सएप नंबर है, जो जिससे जुड़ सकते हैं तिरंगा शाखा से, वो 8805328805 ये नंबर है। पिछली बार भी हम लोगों ने बताया था। तो इस नंबर पे कॉल करके कोई भी जुड़ सकता है। अब आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। शाखा को लेकर के प्रश्न है संजय जी की राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रहेगी इसकी,
जैसा कि आप लोगों ने तैयार किया है, लेकिन सामाजिक मुद्दों को उठाएंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे। मान लीजिए कोई तिरंगा शाखा का किसी अधिकारी से मिलने जाता है तो क्या बताएगा कि मैं कहाँ से आया हूँ? जाहिर सी बात है तिरंगा शाखा आम आदमी पार्टी से। देखिए, ऐसा है कि पूरी व्यवस्था कश्मीर से कन्याकुमारी तक राजनीति संचालित करती है। अगर उस राजनीति में कुछ ऐसे लोग बैठ गए जो नफरत का बीज बोने का काम कर रहे हैं, भारत की धरती उर्वरा धरती है, भारत की धरती में हर तरह के फसल पैदा होते हैं, लेकिन नफरत के बीज पैदा नहीं होते। और नफरत के बीज भारत में जो पनपाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको खत्म करने के लिए ये तिरंगा शाखाएं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। और कैसे? क्योंकि हम सही मायने में राष्ट्रभक्ति को परिभाषित करना चाहते हैं। राष्ट्रभक्ति किसी धर्म विशेष के खिलाफ नफरत फैलाना नहीं है। राष्ट्रभक्ति झगड़े लड़ाई करना नहीं है। और मैं ये सबके लिए कह रहा हूं, कट्टरपंथ पूरे समाज के लिए जहर है। वो चाहे हिंदू कट्टरपंथ हो, मुस्लिम कट्टरपंथ हो, सिख कट्टरपंथ हो, ईसाई कट्टरपंथ हो, जहां भी कट्टरपंथ है, जहां भी सांप्रदायिकता है, वो समाज के लिए घातक है, नुकसानदेह है। तो इसलिए इस शाखा के माध्यम से हम तमाम उन बुराइयों को खत्म करने का एक प्रयास करेंगे। तो मोटे मोटे तौर पे शाखा का मकसद ये है, और इसको जो संचालित करने वाले हमारे साथी हैं, उनका प्रयास रहेगा कि सारे लोग इसमें आइए। मैं तो कह रहा हूं कि मान लीजिए कि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं या किसी और राजनीतिक दल से भी जुड़े हैं, लेकिन अगर आप हमसे चर्चा करना चाहते हैं, आइए शाखा के अंदर, आइए बातचीत करते हैं। संवाद का एक द्वार खुलेगा। इससे 8 जून में जो यूपी को आपने बांटा है, ये नगर निकाय तक सीमित रहेगा या 2024 तक सीमित रहेगा? नहीं, अभी फिलहाल जो ये स्ट्रक्चर हमने तैयार किया है, ये एक आगे संगठन को ले जाने का स्ट्रक्चर है। तो इतनी जल्दी की नगर निकाय तक ही है ऐसा नहीं है। तो इसको लंबे समय तक आगे इसी स्ट्रक्चर को, इसी ढांचे को हम लोग लेके बढ़ेंगे। क्या है?